नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं राजवीर देसवाल, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी। एक लेखक के रूप में उनकी पहचान है, उन्हीं से हम आज बात करेंगे। स्वागत है आपका राजवीर जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, एक पुलिस अधिकारी आप हैं, आप लेखक हैं, आपका सिनेमा में है, 20 किताबें आप लिख चुके हैं। आपको हम पढ़ते पढ़ते पत्रकार हो गए हैं। 2000 से ज़्यादा राष्ट्रीय दैनिक अखबारों में आपके जो हैं वो आर्टिकल छपे हैं। कैसे सामंजस्य बिठाते हैं इन पूरी विधाओं में आप? मुझे खुद मालूम नहीं है किस तरह से सामंजस्य बैठता है इन चीज़ों का। एक बायोरिदम है मेरे ख्याल में, हर एक शख्स के अंदर होती है। कभी उसका लिखने को मन करता है, कभी पढ़ने को मन करता है, कभी गाने को मन करता है, कभी आराम करने को मन करता है, कभी सैर करने को मन करता है, देश विदेश घूमने को मन करता है। सो ये बायोरिदम जो है, इसको आपको पकड़ना पड़ता है। और ये एक ऐसी रॉ है जिसमें आप बहते चले जाते हैं। और अगर आप उस रॉ को पहचान लें कि उसको क्रिएटिविटी में क्या स्लॉट मिलना चाहिए, क्या दर्जा मिलना चाहिए, किस तरह से उसकी अभिव्यक्ति हो, कितनी बारीकी उसमें लाई जा सकती है, कितनी फाइननेस उसमें आ सकती है, कितनी बुनकरी उसमें आ सकती है, कितना शिल्प आ सकता है, ये सारी चीज़ें कुल मिला के जो आउटपुट देती हैं, अगर वो लोगों के गले उतरता है और आपको भी बड़ा खूबसूरत एक एहसास होता है, तो मैं समझता हूँ इट्स जस्ट एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और उसमें एक बायोरिदम के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई ना कोई एक चीज़ हावी ज़रूर होती है। कभी लेखन हावी होता है, कभी सिंगिंग हावी होती है, कभी विजुअल्स में इंटरेस्ट आना हावी होता है, मूवीज़ अच्छी लगती हैं। कहने का मतलब ये है कि दी फाइनर परसूट्स ऑफ लाइफ, बी इट योगा, बी इट क्लीनलीनेस, बी इट पब्लिक लाइफ, बी इट civilians attitude towards society and all that, तो उसमें एक बहुत अच्छा मैं कहूँ अगर अमलगमेशन भी हो उसका और बहुत अच्छा तालमेल भी हो, उससे सारी चीज़ मेरे ख्याल में सुधर जाती है और कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता रहता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में काम करते हुए एक सृजनशील व्यक्ति जिसको कहते हैं, वो पुलिस में काम करे, तो इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे आप? और खासकर उस हरियाणा में जहाँ पर की जो पुलिस है, जहाँ पर राजनीति का एक दबाव होता है। और मुझे तो ये कहते हुए ऐसा जो अनुभव लगता है कि जो हमारी पुलिस है वो कम से कम एक सरकार की नहीं होती, नेताओं की एक पुलिस कैडर बनी है। देखिए, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द लॉ। मैं तो जर्नलिस्ट पहले रहा हूँ, आज भी जरासीन मेरे अंदर जर्नलिस्ट के ज़्यादा हैं। पुलिस की रोटी खाता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वी आर ऑफिसर्स ऑफ द लॉ। किसी तरह का कोई राजनीतिक प्रेशर और किसी तरह का कोई दबाव यदि आपके ऊपर आता है तो ये आपका अपना कैरेक्टर है जिसमें आप दबते हैं। अगर आप इफ़ यू आर द ऑफिसर ऑफ द लॉ, यू नीड नॉट फियर एनीथिंग, यू नीड नॉट बी अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर फ्रॉम एनी क्वार्टर्स, बी इट पॉलिटिकल क्वार्टर और फैमिलियर और सोसाइटी का। वॉट एवर इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट हमने वो देखना है। और मैंने तो अपनी 34 साल की पुलिस की ज़िंदगी में आज तक मुझे लगता नहीं कि कभी मैं एसपी भी रहा हूँ, डीआईजी, आईजी भी रहा हूँ, कमिश्नर भी रहा हूँ, किसी स्टेज पे मुझे आज तक नहीं लगा कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर था। पॉलिटिकल बॉसेस को अगर आप कन्विंस कर देते हैं अपनी भाषा में, अपनी शैली में, या जो शैली या ज़बान वो समझते हैं, तो मेरे ख्याल में काम चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। एक देखा था कि पुलिस का और जनता के बीच में एक डर का था, लेकिन वो अब डर धीरे धीरे खुलता गया है। आपने कई ऐसे कार्यक्रम किए हैं जैसे पुलिस का और जनता के बीच में जो मेल जोल है वो कैसे बढ़े, इस के बारे में आप बताएं कि एक जो नई विधा आपने तैयार की है, आपको अवार्ड भी उसमें कई मिले हैं। देखिए, एवरी सोसाइटी गेट्स द पुलिस इट डिजर्व्स, लेकिन कॉलोनियल लेगेसी हमारी ऐसी थी जो अंग्रेज़ से हमें मिली। उसमें यह था कि एक सिपाही गांव में जाता था तो पूरे गांव को हेर के ले आया करता था थाने में। अब ज़माना बदल रहा है, सिंगापुर के एक्सपीरियंसेस हैं, स्वीडन के एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने देश विदेश में ट्रेनिंग की भी है, करवाई भी है। और जहाँ तक कम्युनिटी पुलिसिंग का ताल्लुक़ है, उसको पार्टिसिपेटिव पुलिसिंग मैं नाम दूंगा। विच मीन्स कि जो जिस तरह से की पुलिसिंग समाज चाहता है, यदि आप उसके साथ मिलके अपनी एक सपोर्ट उनकी एनलिस्ट करें और अपनी डिलीवरी दें। मैंने इस तरह के कई प्रयास किए हैं। मैंने पुलिस भैया एक प्रोग्राम इसी तरह के से चलाया था करनाल में, वे बैक इन 92-93, जहाँ हम लोग वर्दी में जाया करते थे, 5वीं, चौथी, तीसरी क्लासेस के बच्चों को एड्रेस किया करते थे, उनके मन से वर्दी का खौफ निकल, उनके साथ गाने गाया करते थे। और एक ज़माना ये था कि जब हमारा व्हीकल गुजरता था किसी स्कूल के आगे से, तो पुलिस भैया कह के बच्चे हम लोग वेव किया। फतेहाबाद में एक फतेह ध्वज नाम की संस्था बनाई, सेफ स्ट्रीट्स प्रोग्राम चलाया पंचकुला में और अम्बाला में। हम लोगों ने कोई 46 होंठ कटे, तालू कटे बच्चों के सफल ऑपरेशन
कराए स्माइल ट्रेन के ज़रिए। इस तरह के क्रियाकलाप जो है वो शुरू से ही मैं करता रहा हूँ। लोग तो आज साइकिल पे चलते हैं, मैं तो जिस दिन से भर्ती हुआ था उसी दिन से साइकिल पे चल रहा हूँ। बतौर एसपी भी चला करता था, कमिश्नर भी चला करता था। सबसे पहला महिला पुलिस स्टेशन आज से 20 साल पहले सोनीपत में मैं था, और मिस्टर खुल्लर जो आजकल PSCM हैं, हम दोनों के जो है ना प्रयासों से सबसे पहला महिला पुलिस स्टेशन, ऑल वुमेन पुलिस स्टेशन वाज ओपन्ड इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट वे बैक इन 95-96। सो कई तरह के ऐसे इनिशिएटिव्स रहे हैं, और जिसमें मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे पब्लिक का सपोर्ट हमेशा ही बहुत अच्छा मिला है, और विशेष तौर पे प्रेस का, जर्नलिस्ट्स का। चलिए, वो तो आपने जो अपनी व्यावसायिक जो शुरुआत है वो एक पत्रकार के रूप में की, और शायद उसके अनुभव का भी आपको फ़ायदा वो पहुंचा होगा। लेकिन अगर एक लेखक के रूप में आपके व्यक्तित्व की हम बात करें, 20 किताबें आप लिख चुके हैं, नेशनल डेली में लगातार आप लिखते रहते हैं, और आप जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हरियाणा की जाटलैंड, गांव का देहात, वो, और मेरा तो ज़िला बहुत पिछड़ा हुआ ज़िला था, लेकिन मेरे संस्कार शायद बहुत अच्छे थे। माँ बाप ने जो दिए, मैं 7वीं क्लास में था जब मैंने अपनी पहली 6 स्टेंजा की कविता लिखी थी, और उसके बाद कॉलेज मैगजीन्स में और इनमें लिखता रहा। बहुत अच्छा ब्रेक मुझे मिल गया जब मैं सब एडिटर लगा एक वीकली का दिल्ली में जाके। उसके बाद NDRI करनाल में तकरीबन 2 साल एडिटर रहा। देन आई क्रैश लैंडेड इन द पुलिस डिपार्टमेंट, बट आई केप्ट माई इंटरेस्ट इन जर्नलिज्म अलाइव बिकॉज दैट गिव मी सम काइंड ऑफ अ मेंटल बैलेंस। आप स्ट्रेस को बीट करने के लिए किसी तरह की क्रिएटिविटी में जाते हैं। अब क्रिएटिविटी का ये है कि 20 किताबें कोई एक सब्जेक्ट पे नहीं है। पोएम्स भी हैं, ट्रैवलॉग्स भी हैं, कहानियाँ भी हैं, आत्मकथा भी है, ह्यूमर भी है, सटायर भी है, गज़लियात भी हैं, नज़में हैं, बहुत कुछ है मेरे पिटारे में, काफ़ी कुछ है। लेकिन एक सवाल मुझे आपसे बातचीत करते हुए मासूम गाजियाबादी का एक शेर याद आ रहा है कि जो सीखा है किसी मासूम को दे दे तो अच्छा है, सिरहाने कब्र के रोया करेगी वरना फनकारी। एक ऐसा राजवीर देसवाल हरियाणा में पैदा हो, कुछ ऐसा देखते हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं आप? नहीं, आई एम मोस्ट हम्बल्ड ऑन दिस, और मुझे लगता है कि हर शख्स मुझसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कोई अपने आप को ये नहीं समझता। ये ठीक है कि जो जहाँ तक एस्पिरेशंस की बात है, एम्बिशन की बात है, तो शुरू से मैंने हमेशा ये समझा कि इफ़ देयर वाज अ रूम एट द टॉप इट वाज फॉर मी ओनली, इट वाज रिजर्व्ड फॉर मी। लेकिन आम आदमी को, आम अफसर को, आम जर्नलिस्ट को, आम व्यवसायी को मैं अपने से कहीं ज़्यादा बेहतर पाता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा वो अपने व्यवसाय में ज़्यादा लगाव महसूस करता है। मैं तो इधर उधर, योर वोकेशन इज़ माई एवोकेशन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक कोट है कि आप जो करते हैं मैं शौकिया करता हूँ। तो मैं तो अपने शौक़ भी पूरा कर रहा हूँ, जबकि आप अपना काम जो है वो बखूबी निभाए जा रहे हैं। एक सवाल ये है कि जो आज का अति नैतिकतावादी की बात अगर हम छोड़ दें, एक जो भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र बन गया है, ऐसे में आपका कभी कुछ दिल करता है कि कैसे ये व्यवस्था बदले, कैसे समाज में बदलाव आए? बदल रही है, आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस के साथ बदल रही है, निज़ाम बदल रहे हैं, मोर ओपननेस आ रही है, लोग बाग पकड़े जा रहे हैं, सिटीजन जर्नलिस्ट का कंसेप्ट आ रहा है। आज के दिन कोई आदमी भ्रष्ट है तो कैमरे में कैद हो सकता है, वॉइस रिकॉर्डिंग उसकी हो सकती है, पाउडर उनके हाथों पे लगाया जाता है, अगर कोई मांग करता है उसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ एडमिसिबल एविडेंस इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसा नहीं है कि आप, ये ठीक है, आपका जहाँ इंटरेस्ट आपका है, आप घूस देना चाहते हैं और अपना काम करवाना चाहते हैं, तो आप भी उतने ही जो है वो भ्रष्ट हैं जितना कोई अफसर जो भ्रष्ट तरीक़ों से आपसे आपकी बाजू मरोड़ता है। सो ये समाज में से एक बार जो है आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस से और इन चीज़ों से ये चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, जब तक ये 2-3 तरह का होता है, एक तो जुर्माना होता है, एक शुक्राना होता है, आप शुक्राना देते हैं किसी को, एक जुर्माना देते हैं, एक नजराना देते हैं, आपका कोई काम हो जाता है आप नजराना देते हैं, और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो जबराना है। वो जबराने का टाइम अब चला गया, अब थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रीम लाइन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। वी आर गेटिंग मेच्योर एंड कंपैरेटिवली मोर ऑनेस्ट। अच्छा सर, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, खाप पंचायतों को लेकर, एक पूरे मीडिया में, आप तो मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक जर्नलिस्ट भी हैं। अच्छा किया आपने सवाल कर। हाँ, खाप पंचायतों की एक बड़ी जो एक भूमिका है उस पर सवाल उठते रहते हैं, उनको एक खलनायक के रूप में दिखाते हैं। लेकिन मैं अब अगर अपना अनुभव बताऊं, मैं भी एक गाँव से ताल्लुक़ रखता हूं, लेकिन मैंने देखा कि हमारी जो संस्कृति कितनी रिच है। जब मेरे माँ के गाँव से कोई लोग आते थे, पूरे बराते, वहाँ सब, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो पैसे देकर जाता था और वहाँ पर इकट्ठे हो जाते थे वो। हाँ, मुझे
तो आज लेकिन जो खाप पंचायतों लेकर एक इमेज बन रही है, इसको लेकर क्या सोचते हैं? ये खाली मीडिया का प्रोजेक्शन है, माइंड मत कीजिए, क्योंकि मीडिया ज़्यादातर शहर से आता है। उन्हें खाप पंचायतें और खाप क्या है उसके बारे में बिल्कुल भी कोई जानकारी नहीं है। खापों का इतिहास 300 साढ़े 300 साल पुराना है, और खाप वो काम करती रही हैं उस ज़माने में जो कस्टम के तहत आता है, जो भाईचारे के तहत आता है, जो हुक्का पे बैठ के फैसले कर दिए जाया करते थे उस पे आता है, और जो एक साख होती थी उस पे आता है, जो बड़े बूढ़ों का कहना होता था उस पे आता है। लेकिन आज के दिन जो कुछ एक नौजवान हैं वो खापों की ग्रैंड स्टैंडिंग करते हैं। वो समझते हैं शायद राजनीति के लिए एक शॉर्टकट है, और उस शॉर्टकट को अपनाते हुए वो कई ऐसे काम कर देते हैं। लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, और यहाँ ये नहीं होगा, वो नहीं, जो भी उनके कंगारू कोर्ट्स हैं, जो भी डिक्टाट्स हैं, भाई को बहन के साथ शादी करवा दी, गोत्र का विवाद छिड़वा दिया। खाप अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। खाप का इंस्टीट्यूशन बहुत पुराना है और टाइम टेस्टेड है, लेकिन चूंकि कुछ खापों में कुछ यंगस्टर जो हैं ग्रैंड स्टैंडिंग करके अपनी धाकड़पना दिखा के, और बूढ़ों का जो बड़े बूढ़ों का जो लिहाज था उसको ताक पे रख के आगे झंडा उठाते हैं, उससे गड़बड़ हो जाती है। हमारे तो अभी कुछ राजनीतिक लोग जो हैं वो इस पे अक्सर चुप हो जाया करते हैं, लेकिन हमारे आज के मौजूदा चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको जो है खापों का बाकायदा मान सम्मान देते हैं, और वो कहते हैं कि खाप एक अच्छी चीज़ है। ये ठीक है कि खाप जो है किसी तरह का ऐसा कानून लागू नहीं कर सकती जो कोर्ट ऑफ लॉ कर सकता है, लेकिन जहाँ तक सामाजिक कस्टम्स की बात है, रूढ़ियों की बात है, रीति रिवाज की बात है, खाप कहती है डीजे मत बजाइए गाँव में, क्या बुराई है, ठीक है। खाप कहती है आप शादियों में जो है ना वो लाखों लाखों रुपया मत खर्च कीजिए, क्या बुराई है। लेकिन खाप अगर ये कहती है कि आपने अपने गोत्र से हटके विवाह क्यों कर लिया, या आपने जो है ना ये आपका संबंध गलत है, एक मियाँ बीवी जो 10 साल से रह रहे हैं उनको कह दिया कि आप तो भाई बहन हैं, ये इस तरह की बातें दे आर बेस्ट लेफ्ट टू द जजमेंट ऑफ द कोर्ट्स एंड द रूल ऑफ लॉ। एक सवाल आता है कि हरियाणा सरकार एक फिल्म पॉलिसी लेकर आ रही है हरियाणवी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, फिल्मों को बढ़ाने के लिए। आपने देखा कि चंद्रावल के बाद कोई ऐसा नाम जो है वो नहीं आता है कि फिल्में पॉपुलर नहीं होती हैं, ये एक बात हुई। लेकिन कैसे इसको आप देखते हैं, इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर लेटेस्ट इशू आपने हरियाणा रिव्यू का पढ़ा हो तो उसमें मेरा एक लेख छपा है जिसमें मैंने तकरीबन पिछले 50 साल में चंद्रावल के बाद की हिस्ट्री का, सिनेमा का, हरियाणवी सिनेमा का जो है ना वो जिक्र किया है। और ऐसे करीब 70 उदाहरण हैं जिसमें निर्देशन में, गायन में, फिल्म मेकिंग में, प्रोडक्शन में, एक्टिंग में लोग अपना अपना योगदान देते रहे हैं। लेकिन आप पिछले 5 साल में देखिए, अनुष्का शर्मा बोलती हैं तो हरियाणवी बोलती हैं, और कंगना रनौत बोलती हैं तो हरियाणवी बोलती हैं, रणदीप हुड्डा मेरे रोहतक से आते हैं, ब्रिलियंट एक्टर, वेरी इंटेंस। सुल्तान बन रही है इसकी सलमान खान की तो हरियाणा आगे है, और अब लेटेस्ट देख लीजिए दंगल में। तो जहाँ हरियाणा के लड़के लड़कियों, बॉयज़ एंड गर्ल्स ने इतनी मेहनत की है और इस मुकाम तक आए हैं, मल्लिका शेरावत हैं वो हरियाणा से हैं, और कितने ही लोग हैं हरियाणा के जो आज के दिन फिल्म इंडस्ट्री में जा रहे हैं। सतीश कौशिक हरियाणा के हैं, हरियाणा से अपना लगाव रखते हैं, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं। उन्होंने कोई जो है वो भी प्रस्ताव कोई शायद चल रहा है कि कोई फिल्म इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा, और उसमें वो काफ़ी अपना सहयोग कर रहे हैं। तो येस, वी हैड बिन ट्रेडिशनली बैकवर्ड इन सो फार एज द फिल्म्स आर कंसर्न कंपेयर टू पंजाब। पंजाब की फिल्में कि उस ज़माने में 50 के दशक में, 60 के दशक में लच्छी और ओम प्रकाश की और पंजाबी में आया करती थी। देवानंद सभी लोग, ये लोग जो है ना पंजाब के, अमृतसर के, इधर उधर के थे। इवन राज कपूर, दिलीप कुमार, सभी लोग पंजाब इधर से या उधर से आया करते थे। तो लेकिन अब हरियाणा की अपनी पहचान बनने लगी है, और न केवल हरियाणा के बलिष्ठ युवकों की और खूबसूरत युवतियों की पहचान बन रही है, वहीं इसमें टैलेंट की भी एक पहचान बन रही है। आप लेटेस्ट फिल्म दंगल, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मूवी मेड इन दिस ईयर, उससे ही साबित हो जाता है कि आपको हरियाणवियों को थोड़ी बहुत जगह मिलने लग गई है। जी, तो ये थे पुलिस अधिकारी राजवीर देसवाल। एक लेखक के रूप में उन्होंने हमें बात कही। बात बिल्कुल साफ है कि हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा की बोली को बॉलीवुड ने अपना लिया है, लेकिन हमारे राजनेता कब उस टैलेंट को पहचानेंगे वो देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी में आए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कॉरेस्पॉन्डेंट टीवी।